हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। एक पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि सर मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है, तो ये क्या फुली तरीके से रिकवर है या नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मैंने उन पेरेंट्स को भेजा है। तो उन्होंने ये बोला कि आप सर बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे ब्रेन रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो रही है, ब्रेन में न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन सही से नहीं जा रहा है या उनको सेंसरी इशू हो रहा है। तो ये सब तो चीज़ें हमें समझ में आ रही है। जिन पेरेंट्स ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो मेरा वर्चुअल ऑटिज्म वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि वर्चुअल ऑटिज्म में क्या हो रहा है, उसके ब्रेन में ऐसा क्या चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से बच्चा दिक्कत में आ रहा है। अब पेरेंट्स ने कंसर्न किया, ये सारी वीडियो तो समझ में आ रही है आपकी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हम चीज़ों को कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चले, और स्टेप बाय स्टेप लेके भी चल रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें प्रिकॉशन में आपको लेनी पड़ेगी जिस बेसिस पे आपका बच्चा सही तरीके से आगे जा रहा होगा। तो ऐसी कौन कौन सी बातें जिनमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब हम वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या होता है वर्चुअल ऑटिज्म, ऐसा क्यों हो जाता है, बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो सारे वर्चुअल ऑटिज्म के वीडियो मैंने बताए हुए हैं। तो आप उसे देखेंगे जाके तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो आप आज सीखेंगे कि वर्चुअल ऑटिज्म के साथ ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है काम करते वक्त। अदरवाइज क्या होता है ना, काम तो चल रहा होता है और रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि थेरेपी तो करा ही रहे हैं, हर पेरेंट्स थेरेपी करा रहे हैं, हर पेरेंट्स अपने अपने थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो समझनी है और इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। शायद मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, स्किप मत करिएगा, नहीं तो शायद कोई पॉइंट छूट जाए आपके। अब आप समझिए कि आप जब सेंसरी कराने जाते हैं ना कहीं आपने ये नोटिस किया होगा कि आप को 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 8 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, बॉल प्रेशर, जंपिंग, जॉइंट कंप्रेशन और स्विंग, स्लाइड, और ये डिफरेंट तरीके बॉल कैच एंड थ्रो, ये जो गेम बता रहा हूँ या जो मैं ये प्रोटोकॉल बता रहा हूँ ना, ये हर बच्चों के साथ फॉलो हो रहा है और ये बहुत लंबे टाइम तक फॉलो होता है। कोई ब्रशिंग कर रहा है, कोई टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे रहा है, कोई वेट कैरी करवा रहा है, कोई हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सारा काम सेंसरी सेंसरी सेंसरी। अब मैं ये मानता हूँ कि सेंसरी का ना लेवल होता है। जैसे समझो जरा, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को टच करते हैं ना, या तो बहुत ज़्यादा टच करेंगे तो भी सेंसरी इशू है, नहीं टच करेंगे तो भी सेंसरी इशू है। लेकिन अगर किसी स्टिमुलेशन को अगर बैलेंस वे में यूज कर रहे हैं तो वो सेंसरी इशू नहीं कहलाता, वो सेंसरी बैलेंस हो जाता है। यानी कि आपके बच्चे में फिर सेंसरी इशू नहीं रहेगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे, थोड़ा फिर समझ में आ पाएगा आपको। मान लीजिए आपको मैंने बोला वेट कैरी करो और आप वेट कैरी नहीं करते, आप क्या करते हैं कि बोलते कि नहीं मुझे कैरी नहीं करना, मुझे इरिटेशन हो रही है। ठीक है, मान गए कि चलो सेंसरी इशू चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी वेट कैरी करते हैं और बहुत इजी फील करते हैं तो भी सेंसरी इशू माना जाता है। देखा होगा आपने बच्चे की अपने बॉडी को बहुत कंप्रेस करते हैं या अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हैं, तो वो जब टाइट कर रहे हैं ना वो भी ठीक नहीं है, और बिल्कुल टाइट बिल्कुल हल्का छोड़ दिया अपनी बॉडी को, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाह रहा, वो भी ठीक नहीं है। तो जब अपने सेंसरी का बैलेंस वे में यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा है, लेकिन सेंसरी को इम्बैलेंस वे में यूज करते हैं तो कहते हैं कि सेंसरी इशू चल रहा है। अब आपका ये बात समझना जरूरी है कि सेंसरी जब हम करा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप बस एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करते जाए, क्योंकि सेंसरी का ना लेवल होता है। सेंसरी अटेंशन होता है, सेंसरी मैचिंग होता है, सेंसरी ट्रैकिंग होता है, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेंसरी फिगर ग्राउंड होता है, सेंसरी क्लोजर होता है, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेंसरी क्लासिफिकेशन होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, सेंसरी रीजनिंग होता है। ये सारे लेवल हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि मान लीजिए आप प्रेशर का यूज करते हैं बच्चे के ऊपर। ठीक है, प्रेशर जैसे हम कहते हैं ना, हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर का यूज करना चाहिए। अब आप समझिए कि मैंने जैसे लेवल बताया, अब मान लीजिए प्रोप्रियोसेप्टिव का ही लेवल पकड़ के चलते हैं। तो प्रोप्रियोसेप्टिव में क्या होता है कि आपको ये समझना पड़ता है कि पहले मेरा बच्चा ना किसी वजन को जब कैरी करे ना तो करे, मतलब उसको ईजी फील हो या उसको पकड़ के रखें, यानी कि अटेंशन दे उस पर कि क्या पकड़ रहा है वो। अब जब वो पकड़ने लग गया किसी भी भारी सामान को या किसी भी जॉइंट से, वो अगर वो यूज कर रहा है अपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि प्रोप्रियोसेप्टिव अटेंशन उसका चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब आते हैं हम प्रोप्रियोसेप्टिव मैचिंग के ऊपर। आपने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है,
आपने भारी रखा है, हल्का सामान रखा है, एक तरफ आपने अपनी तरफ भारी सामान रखा, हल्का सामान रखा। आपने बोला कि देखो ये भारी सामान उठाओ अपने साइड से, वो बच्चा आपके साइड गया, वो भारी सामान उठाया। अब आप बोलेंगे कि जो आपने उठाया था वही सेम उठाओ, ठीक है। तो बच्चे ना फील करे कि हाँ मैंने एक पर्टिकुलर क्या उठाया था, वो फिर भारी भी टच करेगा और वो हल्का भी टच करेगा, और उसे फील होगा कि हाँ ये मैंने इतना वजन कैरी किया था। तो वो अगर वो पर्टिकुलर वेट आपको उठा के दे रहा है जो उसने पहले उठाया था, तो समझ लीजिएगा कि उसका मैचिंग क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ बात ध्यान रखनी है, जब कि ये मैचिंग करा रहे होंगे ना, तो दोनों के कलर सेम हो रहे होंगे, नहीं तो बच्चा कलर से डिस्क्रिमिनेट कर जाएगा। वो बोलेगा कि ये कलर जैसे भारी और हल्के सामान का जो कलर होगा ना वो सेम टू सेम होगा, नहीं तो बच्चा क्या करेगा, वो देख लेगा कि ग्रीन वाला भारी है तो ग्रीन ही उठाएगा वो। तो ध्यान रखना है हमें कि जब हम प्रोप्रियोसेप्टिव पे काम करते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव ही करें, और चीज़ें उसमें ऐड ना हो रही हो, नहीं तो क्या हो गया कि वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि उसके लिए रेड और ग्रीन अलग अलग हो गए। टैक्टाइल भी सेम होने चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के, हल्का सामान और भारी सामान का। तो बच्चा क्या करेगा कि दोनों को सेम टू सेम समझेगा, लेकिन वो फील करके वो नोटिस करेगा कि हाँ कौन सा भारी कौन सा हल्का है। प्रोप्रियोसेप्टिव ये कहता है कि आप अपने जॉइंट का जब पर्टिकुलर यूज कर लेते हैं किसी भी जॉइंट का, तो आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव आपके बॉडी का बहुत अच्छा है, यानी कि आपके बॉडी में प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सपोज दैट आप अपने हेड से सामान हटा रहे, भारी सामान या हल्का सामान अपने हेड से हटा रहे, और बच्चा भी हेड से हटा रहा है, तो बच्चा समझ रहा है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर किस जॉइंट का यूज करना है, और उस जॉइंट का जब यूज कर पा रहा है अच्छे से उस काम को मैनेज करने के लिए, तो समझ लीजिए कि उसका प्रोप्रियोसेप्टिव अच्छा है। आप मान लीजिए एल्बो का यूज करते हो, और एल्बो का यूज करते हुए चीज़ों को आगे ड्रैग करते खिसकाते हैं, तो समझ लीजिए कि बच्चा अपने जॉइंट का पर्टिकुलर यूज कर रहा है, और आपको बोलना नहीं पड़ रहा कि ऐसे करो ये करो, और एक दो बार तो समझाना पड़ता है बच्चों को, या 4 बार 5 बार, एक बार समझाओ, फिर अगर यूज करने लग जाए तो समझ लीजिए कि उसको जॉइंट का भी अवेयरनेस है। तो बॉडी ऑफ द जॉइंट पोजीशन का जब बच्चों को अवेयरनेस हो जाता है, बॉडी में जो जॉइंट पोजीशन का बच्चों को अवेयरनेस हो जाता है, तो समझ लीजिए कि बच्चे का प्रोप्रियोसेप्टिव अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैचिंग आपने करा दिया, अब आता है डिस्क्रिमिनेशन के हल्का और भारी में क्या डिफरेंस है। 3 सामान रखो, 2 भारी रखो, 1 हल्का रखो, और उससे बोलो कि भारी सामान उठाओ। वर्ड के हिसाब से बोलेंगे आप कि भारी सामान उठाओ, हल्का सामान उठाओ, थोड़ा सा भारी उठाओ, ठीक है, ये सब वर्ड उसको समझाएंगे। अच्छा चलो, जो बहुत ज़्यादा भारी है वो उठाओ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो भारी वर्ड को लेके यूज हो रहे थे, या जॉइंट का यूज, जैसे कि आप बोलेंगे कि अपने रिस्ट से सामान को उठाओ, तो रिस्ट समझ गया वो अपने, चलो ठीक है, अपने लेग से साइड करो, तो वो साइड कर रहा है लेग से, ठीक है। अपने अपने स्पाइन को उठाओ और सामान को साइड करो, कर रहा है। जब वो पूरे जॉइंट पोजीशन का यूज करके जब किसी सामान को मैनेज कर रहा है ना, तो समझ लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन उसको आ रहा है। यानी कि वर्ड प्रोप्रियोसेप्टिव के जितने भी वर्ड, भारी को लेके, हल्के को लेके, या बॉडी पोजीशन को लेके जितने भी वर्ड है, झुक कर सामान को आगे करो, तो ये भी क्लियर हो रहा होगा। तो प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन उसका क्लियर है, ठीक है। तो अब आता है हमें प्रोप्रियोसेप्टिव क्लोजर। प्रोप्रियोसेप्टिव क्लोजर का मतलब क्या होता है कि मिलती जुलती चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा जब डिफरेंस आ जाता है ना, क्लोजर का मतलब कि आप समझो जरा कि बहुत थोड़ा सामान भारी है और बहुत थोड़ा सामान हल्का है, बहुत जैसे इसकी थोड़ा सा डिफरेंस है, मान के चलिए कि एक बहुत ज़्यादा भारी है और उससे बस थोड़ा सा, जैसे 5 kg वजन लिया ना आपने, तो समझ लीजिए एक 4 kg लिया है, तो ये मिलता जुलता वेट हो गया, लेकिन है थोड़ा सा हल्का है लग रहा है। लेकिन अगर मिलते जुलते वेट को और वो अलग रख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका प्रोप्रियोसेप्टिव ठीक चल रहा है, यानी क्लोजर उसका ठीक चल रहा है। इसी तरीके से बॉडी को ले लेते हैं। बॉडी में जब बच्चा समझता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा लेग को साइड किया और दूसरे लेग को बहुत ज़्यादा साइड किया, राइट को थोड़ा सा साइड किया और राइट वाले लेग को बहुत ज़्यादा साइड किया, लेफ्ट लेग को थोड़ा सा साइड किया और राइट वाले लेग को बहुत ज़्यादा साइड किया। अब बच्चा उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है कि किस लेग से कितना मूवमेंट लेना है और किस मतलब उस जॉइंट का कितना मूवमेंट लेना है, और दूसरे वाले जो राइट लेग है उसका कितना मूवमेंट लेना है, लेफ्ट लेग का कितना मूवमेंट लेना है, राइट लेग का कितना मूवमेंट लेना है। पर्टिकुलर जॉइंट का यूज कर लो आप, एंकल का यूज कर लो, नी का यूज कर लो, हिप का यूज कर लो, और वो पर्टिकुलर समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या लेना है मुझे, तो समझ लीजिएगा कि प्रोप्रियोसेप्टिव क्लोजर उसका क्लियर हो रहा है। अब आते हैं हम लोग, ये इसमें बहुत सारे स्टेप हमें बच्चे के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि बच्चा किस लेवल का है और हमें क्या कराना है। ये तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब हम डिटेलिंग असेसमेंट करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि सेंसरी पे काम कैसे करना है।
दूसरा, जब हम ये बात करते हैं कि यार प्रोप्रोसेप्टिव तो क्लोजर भी क्लियर है, अब फिगर ग्राउंड ले लेते हैं। फिगर ग्राउंड में क्या किया आपने एल्बो का यूज किया, रिस्ट का यूज किया, आपने अपने एल्बो शोल्डर का यूज किया किसी भी सामान को मैनेज करने के लिए, या ऊपर रखने के लिए, नीचे रखने के लिए, साइड खिसकाने के लिए, पीछे रखने के लिए, या झुक कर आगे रखने के लिए, कुछ भी ऐसा मूवमेंट लिया और उसका पर्टिकुलर जॉइंट का यूज किया, और बच्चे को बोल रहे हो कि हमने 3rd नंबर पे क्या किया था, कौन से जॉइंट का यूज किया था। ठीक है ना, यानी कि आप बोल देंगे कि हम जो अपर जॉइंट का यूज कर रहे थे, या मैंने क्या किया था, इस वाले जॉइंट से क्या किया था, शोल्डर जॉइंट से क्या किया था, करके दिखाओ। अगर वो शोल्डर जॉइंट का पर्टिकुलर यूज करके उस सामान को मैनेज कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जो भी जैसा मैं कह रहा था कि उसका फिगर ग्राउंड, प्रोप्रोसेप्टिव फिगर ग्राउंड अच्छा है। इसी तरीके से सीक्वेंसिंग होता है। सीक्वेंसिंग में पहले भारी सामान रखवाइए, फिर हल्का सामान, फिर भारी सामान, फिर हल्का सामान, और अपनी बॉडी का अलग अलग पार्ट का यूज, अपने अलग अलग जॉइंट का यूज करते हुए, तो समझ लीजिए कि प्रोप्रोसेप्टिव सीक्वेंसिंग क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोप्रोसेप्टिव मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, रिकॉल मेमोरी है, रिसेंटिक मेमोरी है। प्रोप्रोसेप्टिव मेमोरी का भी यूज करते हैं हम लोग, वर्किंग मेमोरी का। यहाँ से मैंने बोला कि पहले भारी सामान उठाना है, फिर एल्बो का यूज करके फिर हल्का सामान उठाना है। ठीक है, ये बच्चे के अलग अलग, मैं एक बेसिक बता रहा हूँ फिर से। अगर आपके बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर आपके बच्चों को कौन सी एक्टिविटी कराऊँ। तो ये होता क्या है कि प्रोप्रोसेप्टिव फिर सीक्वेंसिंग और मेमोरी भी क्लियर हो रही होगी वहाँ पे कि पर्टिकुलर मुझे कौन सी चीज़ें करनी है, और फिर वहाँ जाके जो वर्किंग मेमोरी जिसकी बात करता हूँ मैं, कि एक जब बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो तो उसको ब्रेन में अपने घुमाए कि हाँ मेरे को ये काम करना, मुझे ये चीज़ को याद रखना है। फिर दूसरी जगह पे एक प्लेस पे आपने कराया और सेम काम को परफॉर्म कर रहा है दूसरी जगह पे, तो समझ लीजिए प्रोप्रोसेप्टिव इसका वर्किंग मेमोरी अच्छा है। रिकॉल मेमोरी का यूज भी करना है हमें, फिर रिसेंटिक मेमोरी का भी, फिर एपिसोडिक मेमोरी का भी, फिर प्रोसीजरल मेमोरी का भी यूज करना है इसमें। तो प्रोप्रोसेप्टिव का जितने भी टाइप की मेमोरी है उसका यूज करते हुए प्रोप्रोसेप्टिव को ऐड करते हैं, और फिर बच्चा अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। इसी तरीके से रीजनिंग आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है कि वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव को ऐड किया जाता है। कभी कभी आपने देखा कि झूले पे बैठा देते बच्चों को और भारी सामान को वेट करने को अपने आप को मैनेज करवाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, स्विंग पे ऐसे लेटा दिया बच्चे को और बच्चे को बोल रहे कि आगे जाओ और सामान लेकर पीछे आओ। देखा होगा आपने कि बच्चे को ऐसे लेटा दिया और आगे की तरफ बच्चा अपने जॉइंट का यूज करके बैक के पीछे करके बॉल आगे से लेके आ रहा है, पीछे रख रहा है, फिर आगे से लेके आ रहा है, फिर ये प्रोप्रोसेप्टिव विथ वेस्टिबुलर करवा रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टैक्टाइल के साथ बच्चे को प्रोप्रोसेप्टिव टैक्टाइल पे खड़ा कर दिया या डिसबैलेंस सरफेस पे खड़ा कर दिया, तो वेस्टिबुलर भी दे दिया, प्रोप्रोसेप्टिव भी दे दिया, और टैक्टाइल नीचे से कुछ रफ सरफेस भी दे दिया। तो टैक्टाइल विथ वेस्टिबुलर विथ प्रोप्रोसेप्टिव, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत जरूरी है। रीजनिंग मतलब क्यों किया था, कहाँ किया था, कब किया था, किस लिए किया था, कौन करवा रहा था, किस जॉइंट से किया था, कितना किया था। ये जितने रीजनिंग के जब क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं बच्चे से और बच्चा एक्सप्रेस कर रहा होता है, बच्चा वो काम को परफॉर्म कर रहा होता है, उसका रीजनिंग अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने बताया ओनली प्रोप्रोसेप्टिव का। अब आपको ये समझना है कि इसी तरीके से टैक्टाइल होता है, इसी तरीके से वेस्टिबुलर, लेकिन उसका एक्टिविटी अलग अलग होती है। सेम मत समझना, सबको अलग अलग लेके चला जाता है। ये तो हो गया आपका रीजनिंग तक, है ना। अब आपको समझना है कि ये जब सेंसरी क्लियर हो जाते हैं ना, अब सेंसरी भी कैसे क्लियर होंगे, ऐसे नहीं क्लियर हो जाएंगे कि आपने करा ली एक्टिविटी हो गई क्लियर। प्रॉम्प्ट को समझना बहुत जरूरी है, हेल्प को समझना बहुत जरूरी। प्रॉम्प्ट मतलब हेल्प, कि आप कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना असिस्ट कर रहे हैं बच्चों को। आज 100% कर रहे हैं, कल 75% करेंगे, फिर 50% करेंगे, फिर 25% करेंगे, 20% करेंगे, 10% करेंगे, 5% करेंगे, 0% करेंगे। ऐसे करते 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 आपको अपने हेल्प हटाने हैं। अदरवाइज क्या होगा कि वो आज भी वैसी हैंड्स पकड़ के लेके जा रहे हो, कल भी वैसी हैंड्स पकड़ के लेके जा रहे हो, और 6 महीने बाद भी वैसी हैंड्स पकड़ के लेके जा रहे हो। आज भी आप इशारा करके बोल रहे हो, कल भी आप इशारा करके बोलो, एक साल बाद भी आप इशारा करके बोलो, और आपको तो लग रहा है बच्चा तो कर रहा है। लेकिन जिस दिन इशारा नहीं दिया, जिस दिन 10 बार रिपीट नहीं किया, जिस दिन आपने हैंड्स नहीं पकड़ा, उस दिन बच्चा कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों, आपको थोड़ा समझना है। सपोज दैट आपके सामने 4 सामान रखा है, ठीक है। आपके थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, आपके सामने 4 सामान रखा है और मान लीजिए कि बहुत सारे सामान रखे हैं आपके सामने। मैं दिखा देता आपको। मान लीजिए आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, है ना। मैं बोला वहाँ देखो क्या है। अब आप देख रहे होंगे, मैंने बोला वहाँ पर्टिकुलर देखो कहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ क्या है बताइए। नहीं वहाँ पे। तो आप क्या किए, आप थोड़ा सा समझेंगे ना, आप मुझे बता पाएंगे कि कोई बोलेगा कि हाँ मैंने तो पिक्चर देखा, कोई बोला नहीं वॉल है, कोई बोलेगा कि नहीं वहाँ पे तो वो फ्रेम है। बहुत तरह के लोग बातें बोलेंगे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा मैं पर्टिकुलर क्या कह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ यहाँ जब बच्चों को यूज करते, इशारा जब यूज करते तो बच्चा वर्ड छोड़ देता है। तो आप बोलिए ना पर्टिकुलर फ्रेम देखो, फ्रेम का जो बाउंड्री है वो देखो, तो आप देखेंगे पर्टिकुलर उसी जगह पे देखेंगे फिर।
तो हमें ना प्रॉम्प्ट को समझना आता है कि मैं इशारा कितना कर रहा हूँ, इशारा क्यों कर रहा हूँ, मैं इशारा नहीं करना है, जेस्चर को समझना है मुझे कि कितना जेस्चर देना है, कितना इशारा करना है। आज मैंने इतने हैंड्स पे पकड़ के पेंसिल को होल्ड किया तो कल भी इतने ही करो और 1 साल बाद भी उतने करो, तो धीरे धीरे मुझे छोड़ना भी पड़ेगा पेंसिल को, तभी तो मैं पेंसिल करवा पाऊंगा इंडिपेंडेंटली। हमें ये समझना है कि जब भी हम हेल्प कर रहे हैं, जब भी हम इशारा कर रहे हैं, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना आओ आओ आओ, अब बच्चा गर्दन देख रहा है इधर तो आ जा रहा है। अगर किसी दिन पेरेंट्स ने हैंड्स क्लोज किया, आओ 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 आगे आओ आगे, बच्चा ऐसे लॉस्ट हो रहा है, कहाँ बोल रहे हैं, अब आप इशारा करो इधर आओ इधर आओ, तो बच्चा आ जाएगा, इधर जाओ इधर चला जाएगा, करो ये करो ये करो ये करो, ये उठाना था ये उठा लेगा। आपको लगेगा यार बच्चा तो बहुत समझदार है। नहीं, आपको है ना हेल्प भी करना होता है, तो स्टार्टिंग में कितना हेल्प कर रहे हो और लास्ट में जाके कितना हेल्प को छोड़ रहे हो वो समझना पड़ता है, ऐसे नहीं रिजल्ट आ जाता है। जो भी आप एक्टिविटी बताया था ना उसको इस तरीके से लेके चलना पड़ता है। तीसरा काम, जब आप प्रॉम्प्ट को भी समझ जाते हैं ना तो स्किल सेट को भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। स्किल सेट का मतलब प्ले स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल, इमेजिनेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स, जितने भी स्किल्स के होते हैं, हमारे ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, जितने भी स्किल्स होते हैं, कॉपिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स, जितने भी स्किल्स होते हैं सब पे काम करना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने बस थेरेपी सेंटर लेके गए और बच्चे को छोड़ा और बच्चा हो गया जी सेट, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको देखो, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को मेहनत करते हुए भी देखा है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं ना, सेंटर जाएंगे, बच्चे को छोड़ देंगे, अरे रिलैक्स, मेरा बच्चा तो थेरेपी करा रहा है, मेरा बच्चा तो थेरेपी कराने के लिए लेके आते हैं, हम रोज़ लेके आते हैं, इसकी थेरेपी चल रही है। पता लगा 6 महीने निकल गया, 1 साल निकल गया, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अरे बच्चा तो बड़ा हो गया, अरे कुछ तो फॉलो नहीं करता, अरे ये थेरेपी तो बहुत गलत कर रहे थे, चलो दूसरे थेरेपी। फिर वहाँ लेके गए, वो कुछ और बोला, वही सेम रिपीट कर दिया उसी ने काम को। स्किल्स को समझो। आज आपको है ना समझना पड़ता है पेरेंट को। जो पेरेंट नहीं समझते ना, समझ लीजिए उसके बच्चे में रिजल्ट नहीं। जो पेरेंट हाथ बंद करके बैठ जाते हैं, हाथ ऐसे करके बैठ जाते हैं जाके सेंटर में कि हाँ हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, रूम के अंदर हो रहा है, करवा रहे हैं, मैं तो सीसीटीवी में देख रहा हूँ, सीसीटीवी में चल रहा है, खूब बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराया जा रहा है। ना प्रॉम्प्ट को समझ रहा है पेरेंट्स, ना सेंसरी इशू को समझ रहा है, ना स्किल सेट के लेवल को समझ रहा है, और थेरेपी कराया जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ना ठीक होता है। आपको समझना पड़ता है कि कितना मेहनत लगती है, टेक्निक लगती है। ऐसी फीस स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जाता है, ऐसी एक्टिविटी क्रिएट किया जाता है। एक्टिविटी आपने यूट्यूब पे देख लिया, अरे इसके लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटी करा लूँगी, लेकिन कितना हेल्प करना है बच्चों को, आपको ये आपके बच्चे के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है। कौन से लेवल के अकॉर्डिंग करना है बच्चे के साथ काम, ये आपको समझना पड़ता है। यूट्यूब पे वीडियो खूब चल रही है, खूब एक्टिविटी वाली वीडियो चल रही है और एक्टिविटी के साथ बच्चे को कराया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, इसको समझना है। दूसरा, मेडिसिन को भी बहुत अच्छे से समझो कि मेडिसिन है ना हर बच्चों के लिए नहीं होता है। आपको ये समझना है कि कोई भी मेडिसिन ब्रेन को इम्प्रूव नहीं कर सकती, ब्रेन के थॉट को इम्प्रूव नहीं कर सकती। समझो जरा कि मैं गलत भी सोचता हूँ, सही भी सोचता हूँ, लेकिन गलत को अगर सही सोचवाना हो तो आप मुझे मेडिसिन खिला के सोचवा सकते हैं। अगर ऐसा होना होता तो फिर सारे दुनिया में लोग अच्छा सोच रहे होते, ठीक है। या ऐसा होता है ना तो कोई डिप्रेशन में नहीं जाता, कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं होता किसी को, अगर मेडिसिन खा के सब ठीक हो रहे होते हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन है ना आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके रखता है। उसके बाद आपको ये समझना पड़ता है मेडिसिन के साथ साथ अगर कुछ ज़्यादा इशू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू, तो मेडिसिन कई बार प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। लेकिन आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन के पीछे मत भाग। कई पेरेंट्स मैंने नोटिस किए कि मेडिसिन के चक्कर में अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी। अरे मेडिसिन खिला के, उस डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, मेडिसिन खिला के 2 महीने खिलाइए फिर देखते हैं, है ना। क्योंकि थेरेपी में तो पैसा लग रहा है, थेरेपी में तो इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं थेरेपिस्ट, तो वो मेडिसिन खिलाने की तरफ चले जाते हैं और मेडिसिन खिलाते खिलाते बच्चे का लाइफ ख़राब कर देते हैं। मेडिसिन के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है बच्चा। जब तक मेडिसिन खिला रहे हो, बच्चा अच्छा दिख रहा है आपको, यार बच्चा रिलैक्स बैठा हुआ है, ब्रेन यूज ना करे उससे कोई मतलब नहीं है पेरेंट्स को। बच्चा क्या करता है ना कि बस पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को मेडिसिन खिलाए और बच्चा बैठ गया, आप चलो मेरा बच्चा तो रिलैक्स है, मेरा बच्चा इंप्रूवमेंट आ रहा है। इंप्रूवमेंट ये नहीं होता है। इंप्रूवमेंट होता है कि थॉट में कितने चेंजेज आ रहे हैं, कितनी बातें वो सोच सकता है, कितने स्टेप में वो काम कर सकता है, कितने स्टेप में अपनी चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है, सोसाइटी में कितने लोगों को ऑब्जर्वेशन कर पा रहा है, खुद से कितनी लर्निंग ले पा रहा है। ये होता है इंप्रूवमेंट। ना कि मेडिसिन खिला के आप हाइपर एक्टिविटी कम कर दो, बैठा दो, न्यूरॉन ऐसे डाउन हो गए, उसके न्यूरॉन वर्क ही नहीं कर रहे और आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट तो आ ही रहा है। अरे इंप्रूवमेंट आ रहा है, अटेंशन बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी है। अटेंशन के कितने सारे टाइप है, मेरा अटेंशन वाली वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इतने सारे टाइप अटेंशन के आप सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ इतने सारे टाइप पे काम करना पड़ता है। और मेडिसिन खिलाने के बाद अटेंशन इंप्रूव होता है। मेरे इस वीडियो को ना पेरेंट्स को भेजना जो मेडिसिन खिला रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि एक मेडिसिन खिला दिया बच्चा ठीक हो गया।
और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि हाँ जी हम तो ठीक कर देंगे बच्चे को, हमारे पास मेडिसिन खिलाइए, ये वाली मेडिसिन खिलाइए, गारंटी ठीक मेडिसिन, न्यूरॉन सही नहीं रहेंगे तो कैसे बच्चा ब्रेन यूज करेगा। अरे ये तो लॉजिकल बात लग रहा है, मैं ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसे काम करेगा। और हम भी डॉक्टर हैं, हमें समझना पड़ता है कि अगर मेडिसिन खिला रहे हैं हम, ठीक है, सपोज दैट हम मेडिसिन खिला रहे हैं और ब्रेन यूज नहीं करवा रहे, तो क्या कैसे ब्रेन यूज करेगा। सपोज दैट मैं एक कमरे में घुसा रहता हूँ, ठीक है, आप मुझे मेडिसिन खिला रहे, क्या मेरी थॉट बढ़ जाएगा, क्या मेरा थॉट चल जाएगा, नहीं चलेगा, भले कितना अच्छा ब्रेन क्यों ना हो। समझ रहे हैं ना, भले मेरा ब्रेन कितना अच्छा क्यों ना कर दो आप, अगर मैं थेरेपी नहीं करा रहा हूँ, अगर मेरे स्किल्स पे काम नहीं हो रहा तो मेरा ब्रेन नहीं बढ़ेगा, चाहे मेरे ब्रेन कितना ही अच्छा हो। एक गांव का बच्चा उठा लो, एक शहर का बच्चा उठा लो, गांव का बच्चा क्या करता है, बाहर खेलता रहता है, अपने सराउंडिंग में खेलता है, लेकिन शहर के बच्चों को अलग अलग एक्सपोजर दिए जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पर, तो बच्चा डिफरेंट तरीके से काम करता है, 4 तरीके से काम करता है, क्रिएटिविटी बिल्ड हो रही होती है उसमें। तो ये चीज़ होती है, ये देखने को मिलता है हमें। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँ कि गांव के बच्चे ख़राब है, गांव के बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन अगर वो बच्चे भी अलग अलग तरीके से अपने रोल प्ले कर रहे हैं ना, अलग अलग तरीके में एनवायरनमेंट में वो एडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो उनकी एक एबिलिटी बढ़ रही है और इस वजह से बच्चे में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। थेरेपी प्रोटोकॉल को है ना, जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, एक तो पहले बंद कमरे में एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें जैसे थेरेपी सेंटर में होता है, और मैंने बहुत जगह देखे सीसीटीवी लगा के, जो अभी मैं कह भी रहा था कि सीसीटीवी लगा होता है, पेरेंट देख रहे होते हैं अब मेरे बच्चे की थेरेपी चल रही है। उन थेरेपी सेंटर को मैं बोलूँगा पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए, आपके लिए फ़ायदा है, अदरवाइज़ क्या होगा, आप पैसा तो बना लेंगे लेकिन अपने लिए सेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट कर पाएंगे कि आपने अच्छा काम किया। पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए, पेरेंट्स को अंदर बुलाइए, का दिखाइए कि ऐसे एक्टिविटी घर पे करके आइए, घर पे करेंगे, उनके एक बार दिमाग में डाल दीजिए कि आपको घर पे करना पड़ेगा। अगर वो करे तो ठीक है, ना करे तो अपना काम अपना करो, अब बस उसको छोड़ो पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स कर रहे हैं तो उनको एजुकेट कीजिए, खूब एजुकेट कीजिए, खूब मोटिवेट कीजिए कि हाँ पेरेंट्स को करना चाहिए, होम प्लान उनको दीजिए, समझाइए। अब पेरेंट्स का भी काम है कि होम प्लान जब पकड़ रहे तो काम करे, 23 घंटे आपके पास है और 15-20 स्किल्स हैं, 15 से 20 स्किल्स है, और 20 स्किल्स में कितनी सारी चीज़ें, अगर 2-3-4 स्किल्स अगर थेरेपिस्ट पकड़ रहा है 1 घंटे में 45 मिनट्स में, तो आपका काम है कि 23 घंटे में वो सारे स्किल्स के आपके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप फिर उसको क्लियर कर रहे होंगे। अगर आप उसको पूछेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा बच्चा, फिर थेरेपी करा लीजिए और पैसा खूब इन्वेस्ट कर लीजिए, पैसा पानी की तरह बहता रहेगा और कभी रिजल्ट नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, रीजनिंग की मैंने बात की है, हर किसी का रीजनिंग, बच्चे में रीजनिंग जब तक नहीं आएगा आपको थेरेपी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक रीजनिंग एक अच्छी खासी नहीं आ जाती है बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मैं तो करा लूँगी, मैं स्पेशल एजुकेशन किया है, मैंने कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बोलते हैं कि मैं तो करा लूँगी। मैं बच्चे को है ना, एक टीम बनती है समझने के लिए, मैं अकेले नहीं समझता बच्चे को, मेरी टीम है, पर्टिकुलर टीम है मेरी, और वो पर्टिकुलर बैठते हैं बच्चे, एक बच्चे के लिए बैठते हैं हम लोग, सोचते हैं क्या बनाए उसके लिए एक्टिविटी, कैसे क्रिएट करेंगे, क्या पेरेंट्स को समझाना है, कैसे हम लोग प्लान लेके चलेंगे, प्लान बनेगा तो कैसे पेरेंट्स को शो करेंगे कि हमने काम अच्छा किया है, कैसे हम लोग रीजनिंग के ऊपर काम करेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी जो एज गैप चल रहा है उसका वो क्लियर करेंगे। ये सब समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप स्पेशल एजुकेशन कर लेंगे या ओटी कर लेंगे तो आप बच्चों को ठीक कर लेंगे। 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके चीज़ें कवर हो रही होती है, तब जाके समझ में आता है कि बच्चे के साथ काम कैसे करते हैं। एक ये नहीं कि हाँ कुछ भी उठा लिया, कुछ भी फॉलो कर रहे हो और ये करने से ये रिड्यूज हो जाए, कुछ भी रिड्यूज नहीं होता जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी ख़राब है, बहुत कम हो रहा है तो भी ख़राब है। हर चीज़ का काम बैलेंस वे में हो रहा होता है ना, तो बच्चा अच्छा जा रहा होता है या कोई भी अच्छा जा रहा होता है। तो रीजनिंग के ऊपर थोड़ा समझना है, रीजनिंग के साथ बात कीजिए, रीजनिंग के साथ डिस्कस कीजिए थेरेपिस्ट के साथ, ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये फॉलो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हाँ, बहुत सारे थॉट दे रहे होते हैं थेरेपिस्ट, आपको ये समझना है कि आप अपना काम अचीव करो। लगता है कि थेरेपिस्ट कह रहा है और आप कर रहे हो फिर भी अचीव नहीं हो रहा है, तो आप इसको छोड़ते बनो और फिर कहीं देखो कि कहीं अच्छी जगह पे अटैच हो जाओ, जहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही हो। स्पीच रिकवरी की बात करते हैं पेरेंट्स की, हम वर्चुअल ऑटिज्म की थेरेपी करा रहे, रिकवरी नहीं हो रही सर। कैसे रिकवरी होगी स्पीच में, कैसे रिकवरी होगी जब बच्चे का फर्स्ट लेवल ही नहीं क्लियर और आप सोच रहे हो कम्युनिकेशन आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को, बस बोलता तो है, इमिटेट करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। वो जो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे इशू होते हैं, क्रिएटिविटी नहीं होती, इमेजिनेशन नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता, उन सारे स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, मेमोरी के टाइप के ऊपर काम नहीं हुआ होता, तो एक्सप्रेस नहीं करते बच्चे। मम्मा पानी दे दो, पानी 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 खाना, ये सब चॉकलेट वॉकलेट बोलने से या कपड़े पहनने का बोलने से, बाथरूम जाने का बोलने से, अगर ये बच्चा बोल रहा है और ये कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि आपका बच्चा सारी बातें बोलेगा अब धीरे धीरे।
टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत केयरफुल रहिए अपने बच्चे के साथ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है ना, हमें लगता है तो हम तो कर ही रहे, बच्चा तो रिजल्ट दे ही रहा है, लेकिन किस किस चीज़ों में कितने स्पीड से बच्चे रिकवरी दे रहे हैं ये भी तो समझने की जरूरत है। रिकवरी पीरियड ही को समझना है हमें। पेरेंट्स ने जो क्वेश्चन किया है मेरे से कि सर रिकवरी के जब हो रही होती है, जब थेरेपी करा रहे तो किन बातों को ध्यान रखिए रिकवरी फास्ट हो, तो इन सब बातों को ध्यान रखो तभी तो रिकवरी फास्ट होगी। आपको क्या लग रहा है कि स्पीच करा रहे हैं साथ के साथ बोलेंगे तो बच्चा बोल जाएगा, अरे बोल तो रहा है, बस इसको ये सिखाना एक्सप्रेस कहाँ, बस इसको ये सिखाना एक्सप्रेस कहाँ करे। साथ के साथ मैंने देखा हाइपर एक्टिविटी भी चल रही होती है, साथ के साथ बच्चा इमिटेट कर रहा है, लेकिन साथ के साथ हाइपर एक्टिविटी भी चल रही है, कोई स्किल्स इंप्रूव नहीं है, बस बच्चा इमिटेट कर रहा है और हमें लग रहा है अरे मेरा बच्चा तो बोल रहा है। एक ना रोना सा आता है कि यार इतना ईजी नहीं लिया जाता बच्चे को जितना आप पेरेंट्स ईजी ले लेते हैं, थेरेपिस्ट ईजी ले लेते हैं। हमें ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत, अपना जीवन बच्चे को देना पड़ता है, और जब जीवन देते हैं ना हम लोग तो हमारा जीवन जो होता है ख़त्म हो जाता है, समझ रहे सॉरी अपना जीवन खत्म हो जाता है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ अपना जीवन खत्म हो ही जाता है। आपको ये नहीं समझना होता है कि हाँ मेरी लाइफ है कि नहीं है, या मैं इंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ भी है या मेरा भगवान भी है, ये सब दिमाग से निकालो, अपने दिमाग से लिटरली निकालो और समझो कि आपका बच्चा कहाँ पे भी चल रहा है और किस लेवल पे लेके जाना है। कई पेरेंट्स को देखा कि हाँ एक जैसे कोई अगर मान लीजिए कोई अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई समझा रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, आप है ना उसको ये नहीं करेंगे, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, आपको बस शॉर्ट टर्म में चाहिए, फटाफट